नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पे जब पहली बार मैंने रूपम मिश्रा नाम की कवित्री पे दलित विरोधी होने का इल्जाम पढ़ा तो मैं बड़ा हैरान हुआ। रूपम मिश्रा की कविताओं को अरसे से पढ़ता रहा हूं, पिछले 3-4 वर्षों से तो अवश्य। और उनका जो एक प्रगतिशील रुख है, तमाम मुद्दों पर लगभग क्रांतिकारिता को छूता हुआ, मौजूदा यथास्थितिवाद को ध्वस्त करता हुआ, जो उनकी कविता में बार बार व्यक्त होता हुआ उनका दृष्टिकोण है, उसको देखते हुए ऐसे किसी आरोप का मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आया। फिर पता चला कि उस कविता पे, जिसके आधार पे सारी बात कही जा रही है, एफआईआर तक हो गई है। ये मुझे और अजीब सी बात लगी। कविता का न्याय अलग तरह का होता है। खराब कविताएं अपने आप इतिहास के कूड़ेदान में चली जाती हैं। अच्छी कविताएं तमाम कोशिशों के बाद भी रोकी नहीं जा सकती। और जिन कविताओं के खिलाफ पुलिस थाना करने की कोशिश होती है, जिनके खिलाफ सत्ता खड़ी होती है, वो कविताएं तो पता नहीं कहां से जनता का बल पाके अजर अमर हो उठती हैं। ये सारी दुनिया का, सारी रचनाओं का सच है। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर जिस तरह से रूपम मिश्र की कविता छाई हुई है, उससे पता चलता है कि अगर एफआईआर का मकसद इस कविता को, इस कवित्री को रोकना था, तो वो बिल्कुल नाकाम हो चुका है। हम मान लेते हैं कि एफआईआर जो है रोकने के मकसद से नहीं, बल्कि अपने वास्तविक एतराज को व्यक्त करने के लिए उस कविता में इस्तेमाल एक शब्द को लेकर, हालांकि उसको बोलते हुए मैं हिचकता हूं, मेरे भीतर किसी संवैधानिक या कानूनी डर से नहीं, इस बात से कि एक शब्द जिसमें किसी की अवहेलना, किसी समुदाय की हेठी छुपी है, जैसे कोई गाली होती है, मैं गाली देने से भी बचता हूं, वैसे ही मैं चमार शब्द का इस्तेमाल करने से भी बचता हूं। अभी मजबूरी है, इसलिए बोल रहा हूं। तो क्या वाकई रूपम मिश्र की कविता से आहत होकर, कविता में इस्तेमाल इस शब्द से आहत होकर एफआईआर कराई गई है? अगर ये सच होता तो हिंदी में बहुत सारे लेखन पे एफआईआर हो जाती, बहुत सारे वक्तव्यों पे एफआईआर हो जाती। मतलब अदम गोंडवी की जो बड़ी चर्चित रचना है कि मैं ले चलूंगा आपको, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको, उस पे भी एफआईआर हो जाती। राजस्थानी में जो पहली दलित आत्मकथा मानी जाती है, उम्मीद नाम मैं भूल रहा हूं, शायद मेरे पास हो कहीं दर्ज, उम्मीद गोठवाला की, उम्मीद गोठवाला की पहली आत्मकथा राजस्थानी में मानी जाती है। च से च मानी चमार, इस पे पाबंदी लगनी चाहिए थी, इसकी मांग होती। निराला का कहानी संग्रह, उसमें भी ये शब्द इस्तेमाल है। तो ये शब्द, मैं शब्द का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो स्थिति हमारे समाज में है, हमने अपने समाज को बदलने की वास्तव में कितनी कोशिश की है, उस कोशिश में पता चलता है कि हम इस शब्द के प्रति कितने संवेदनशील हैं। ठीक है कि कानूनन इस शब्द पे पाबंदी लगी हुई है और रूपम मिश्रा ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन किस तरह इस्तेमाल किया, क्यों इस्तेमाल किया? मुश्किल ये है कि जब आप रूपम मिश्र के, एक तो इस एफआईआर की बात को बिल्कुल फर्जी मान लेना चाहिए। ये एफआईआर भावनाएं आहत होने की वजह से नहीं, रूपम मिश्रा से या रूपम मिश्रा और उनके साथ के लोगों से किसी तरह की खुन्नस के दबाव में की गई है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो एक स्वस्थ आलोचना ही इस कविता के लिए पर्याप्त होती। खैर, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात की जो मैं कह रहा था कि एफआईआर से कविताएं रुकती नहीं और बड़ी बन जाती हैं। एफआईआर असल में उस पलीते या माचिस का काम करती है
जो किसी विस्फोट को, किसी बारूद को बिल्कुल विस्फोट में बदल देता है। तो रूपम मिश्र की कविता एक विस्फोट की तरह सोशल मीडिया में तमाम मंचों पर शेयर की जा रही है, उस पर बहस चल रही है। और ये एक ऐसा समय है जब हिंदी में लगातार बहुत अधीर और असहिष्णु किस्म की बहसों का दौर जारी है। किसी को सांप्रदायिक बताने का, किसी को हिंदू बताने का, किसी को मुसलमान बताने का, किसी की एक कविता के उदाहरण से, किसी की एक पंक्ति के उदाहरण से उसको फासिस्ट या सांप्रदायिक घोषित कर देने का इतना भयावह अधैर्य है कि उसको देखते हुए लगता है कि पूरी की पूरी हमारी आलोचना शब्द से तो मैं फिर भी बचूंगा, लेकिन जो हमारा पूरा का पूरा संवाद है एक तरह के ट्रोलिंग की गिरफ्त में है। उसके चलते किसी रचना का वास्तविक और उचित पाठ भी करना संभव नहीं रह गया है। ये बात रूपम मिश्र की कविता के साथ भी है, इस कविता के साथ भी। असल में रूपम मिश्र को जब भी मैंने पढ़ा है, हमेशा ध्यान से पढ़ा और पाया कि पिछले कुछ वर्षों में उभरने वाली वो सबसे मुखर कवित्रियों में एक हैं। यूपी के किसी गांव से, जो मुझे ठीक से भी याद नहीं, वो आती हैं और सोशल मीडिया न होता तो शायद उनकी कविताओं को पहचान नहीं मिल पाती अपनी धार के बावजूद, क्योंकि उनको छापता कौन, कब छापता, कब प्रतिक्रिया मिलती। सोशल मीडिया ने, फेसबुक ने एक मंच प्रदान किया जहां उनकी कविताएं आईं और लोगों ने विस्मय से देखा कि ये स्त्री तो, ये कवित्री तो अपने समय के स्त्री सच को बड़ी बेबाकी से, बड़ी मुखरता से और बड़ी संवेदनशीलता से बयान कर रही है। रूपम मिश्र ने भी धीरे धीरे कविता के दूसरे औजारों का इस्तेमाल शुरू किया। ये जो कविता है, जो अब इस कविता का शीर्षक मैं भूल रहा हूं, मेरे पास जो पाठ है, चूंकि मैंने फेसबुक से ही उठाया है, रूढ़ियों और मिर्जई से भरे एक महाकाव्य के जादू को तार तार करते जब मैं कविता की जमीन पर सिर तान कर खड़ी हुई। वह कौन सा महाकाव्य है रूढ़ियों और मिर्जई से बंधा महाकाव्य? क्या ये तुलसीदास की रामचरितमानस है, या इस महाकाव्य में बहुत सारी दूसरी कृतियों की व्यंजनात्मक ध्वनि शामिल है? कविताओं को मैं जानता हूं इस तरह शब्द शब्द अर्थ करते हुए नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन जब एक कविता एक शब्द के आधार पर घेरी जाए तो हर शब्द को देखना जरूरी हो जाता है। फिर रूपम आगे बढ़ती हैं, बोली और भाषा दो बात कहती हैं अलग अलग वाक्यों में। तो मैंने वह कविता जो है, हाँ, तो रूढ़ियों और मिर्जे से भरे बंधे एक महाकाव्य के जादू को तार तार करते जब मैं कविता की जमीन पर सिर तान कर खड़ी हुई। इसमें एक तरह की, अगर आप चाहें तो आत्मश्लाघा खोज सकते हैं, तो वे बोली की सबसे भद्दी गाली बुदबुदाते हुए हंसे। वे कौन थे? ये गाली उन्होंने अपने पिता से सीखी थी और पिता ने अपने पिता से, अर्थात यहां वहां पिता जो गाली माओं को देते, उनके बच्चे उस भाषा के पहले शब्द की तरह सीख लेते। इस तरह बपंसी में मिलता स्त्री डाह उनके साथ साथ उनकी यूनिवर्सिटी भी गया, जहां उन्होंने एकेडमिक से नहाया धुलाया और अंग्रेजी का तेल फुलेल लगाया। अचानक मुझे लगता है कि कविता क्या यहां कुछ भटक रही है। अचानक अपने मूल आशय से, जिस मर्दवाद पे, जिस पितृसत्तात्मकता पे, जिस स्त्री डाह पे वो हमला करने निकली, ठीक है कि उसके बहुत सारे पहलू हमारी एकेडमिक्स की दुनिया में भी दिखाई पड़ते हैं और अंग्रेजी में भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंग्रेजी का तेल फुलेल जो है, ये सच है कि भारत के या हिंदी के बौद्धिक विमर्श को शायद बहुत रूढ़िग्रस्त तो नहीं बना रहा है, वो उसके बाहर आने की ही प्रेरणा या ऊर्जा दे रहा है। अब इसके बाद वो बोली से अचानक भाषा पे आती हैं। भाषा मेरे लिए औजार भरती, जिसे मैंने उनके लिए सुरक्षित छोड़ दिया और फिर अपनी बोली ठोली में कहा, बड़कऊ हमहू बोलब।
बड़कऊ हमहू बोले जहिर के अवधि का एक शब्द है कि मैं अपनी बोली में बोलना चाहती हूं। और जल तो उनका सर्वांग गया, लेकिन मूछों पर हाथ फेरते हुए उन्होंने हंसकर कहा, केहू रोकत कहां बा, कौन रोक रहा है। ये जो भोजपुरी का विन्यास है दो वाक्यों का, क्या एक तरफ बोली प्रतिकार की, प्रतिरोध की भाषा बन रही है। बोली और भाषा में कोई अंतर भाषा शास्त्री नहीं मानते हैं, लेकिन ये कविता जो है भाषा का हथियार किसको सौंपना चाहती है। क्या बोली में जो कुछ हो रहा है वो भाषा को या प्रतिकार के साथ साथ दबंगई का, वर्चस्व का भी माध्यम है बोली। लेकिन ये पंक्तियां जो हैं दरअसल में ये बताने के लिए ये इसका मतलब इस कविता और उसके मूल आशय को उलझाना नहीं है। उसका मूल आशय तो वही है कि स्त्री लिख रही है, स्त्री डाह जो है वो इतना प्रबल है कि उसको रोकने की तमाम जगहों पे कोशिश हो रही है, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं है। तो वो आजादी के किसी ब्रांड पर मुझे भरोसा नहीं था। घुमंतु स्त्रियों से मैंने कहीं नहीं ठहरना सीखा था, जिससे मैंने उनके हंगवाद को जब तब चाहे अनचाहे कचर दिया होगा। तब से वो अपना सारा पौरुष, ज्ञान, डिग्री, यहां तक कि अपने पर्चा लिखने का कौशल भी झोंक कर मुझे सबक सिखाने में लग गए। और मैं इतिहास की धमनियों में वो निशान ढूंढने लगी कि कैसे कमजोरों का हिस्सा भी समय की देह की रक्त में ही की तरह बहा और कहीं दर्ज नहीं हुआ। कछारों और बाजारों की बदमली वाली जमीन पर पैरों के नाखून धंसाकर मैं अपना काम कर रही हूं, और वे अपना काम कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक लड़ाई छेड़ दी गई है, हमारी ओर से भी उनकी ओर से भी। ये हमारी ओर और उनकी ओर को डिफाइन करने का मामला है। जिन पंक्तियों को मैं ऊपर छोड़ आया हूं, असल में वो कविताओं में एक तरह की बहुवाचकता होती है। रूपम जो कह रही हैं वो निजी तौर पे नहीं कह रही हैं, वो एक समूह की ओर से बोल रही हैं और दूसरे समूह की भाषा को भी रख रही हैं। जब वो बोलती हैं, दरअसल जिन दो पंक्तियों पे विवाद है, नाश हो संविधान रचने वाले उस चमार का जिसके कारण महिलाएं आग मूत रही हैं। अब ये भाषा ईमानदारी की बात है, इतनी आक्रामक भाषा इस्तेमाल करने से मैं भी डरता सहमता हूं। शायद इसलिए कि ये भाषा जिस तलखी से पैदा हुई है वो तलखी मेरे अनुभव का हिस्सा नहीं है। शायद मेरी मध्यवर्गीय जीवन शैली, शायद मेरा वर्गीय जातिगत बैकग्राउंड और मेरे पुरुष होने की सुविधा मुझे ऐसे किसी तलखी भरे अनुभव से वंचित करती है और एक तरह की उदारता ओढ़ने का की सुविधा देती है। लेकिन रूपम मिश्र के भीतर अगर है तो रूपम मिश्र देखिए अपने स्त्री होने को लेकर, स्त्री के साथ होने वाले डाह को लेकर जिस व्यथा की शिकार हैं, ये उस व्यथा की अभिव्यक्ति है। वो अपने ब्राह्मणवाद से भी लड़ रही हैं और उस ब्राह्मणवाद से लड़ते हुए शायद उस भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं जिसमें कई लोगों को ब्राह्मणवादी गेज दिखाई पड़ रही है। ये उनका प्रशिक्षण हो सकता है। आखिर हथियार तो जो उनके आसपास सुलभ हैं भाषा के, बोली के, वो वहीं से चुनेंगी। भाषा जो है वो दोहरा खेल करती है। आप उसे बोली कहें, भाषा कहें, एक भाषा आपको उदार बनाती है, वही भाषा बिल्कुल बरबरो उठती है। एक भाषा आपको कहती है कि जाओ बतिया लो, दूसरी भाषा आपके खिलाफ एक साजिश तैयार करती है। तो अनुपम मिश्र की इस कविता पे मैं कोई अंतिम बात नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि कविताएं किसी अंतिम बात के लिए नहीं होती हैं। रूपम मिश्र की के साहस, मैं नहीं जानता हूं कि कविता लिखने से पहले, हालांकि कविता लिखना ही एक स्त्री का एक गांव में बैठ के साहस का विषय है, और जिस तरह की कविताएं लिख रही हैं वो तो निस्संदेह साहस का ही विषय है। इसके बावजूद मुझे अंदाजा नहीं है कि उनको अपनी इस कविता पे ऐसी व्यापक प्रतिक्रिया का एक एफआईआर दर्ज कर दिए जाने का अंदेशा रहा होगा। इसके बावजूद इस साहस के लिए, इस अभिव्यक्ति के लिए
उनकी प्रशंसा किए बिना मैं नहीं रह सकता हूं। मैं नहीं जानता कि अगर मैं ऐसी कविता लिखने बैठता, अव्वल तो ये भाषा मेरे वश की नहीं है, मैं आलोचना में नहीं कह रहा हूं, मैं अपने अनुभव की संपदा के आधार पे, अपने औजारों के आधार पे नकली ढंग से आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने सरोकार, अपनी संवेदना के साथ कुछ लिखना चाहें तो आपको असुविधा होती है। आप सच्चा कुछ लिखना चाहें तो ये रूपम मिश्र ही वो कविता लिख सकती थी। और इस कविता पे जो एतराज आ रहे हैं वो तो फिजूल हैं। आप कविता पे बहस कर लीजिए, लेकिन कविता से जो अंबेडकर विरोधी मंतव्य निकाला जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि अंबेडकर चमार नहीं महार थे, जो ऐतिहासिक तौर पे तथ्य है, सही है, लेकिन इसके बावजूद कविता की कुल बुनावट पे, उसके कुल संदेश पे शायद बहुत गहरा असर नहीं पड़ता है। लेकिन एक कवि के रूप में रूपम मिश्र की चुनौती आने वाले दिनों में इस कविता ने कुछ और बड़ी कर दी है। उन पे नजर भी ज्यादा रखी जाएगी, उनसे अपेक्षाएं भी ज्यादा की जाएंगी। इस ढंग से देखें तो ये एक कवित्री को मिलने वाला दंड नहीं, पुरस्कार है। और ये कविता जो महाकाव्य को तार तार करती एक स्त्री की उद्घोषणा के रूप में हमारे सामने है, हिंदी की आज सबसे चर्चित कविताओं में एक है, तो समझना चाहिए कि इस कविता ने अपना एक असर पैदा किया है। शुक्रिया।